अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पिच साइड एपिसोड 4। आज हम लोग क्रिकेट का पूरा शो करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे को होस्ट अमान ने ज्वाइन किया कराची से। और आज हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। कुछ मैचेस भी हुए हैं मेंस क्रिकेट में। वुमेन्स वर्ल्ड कप भी आपको पता चल रहा है T20 का, तो उस पर भी हम बात करेंगे। आज अपने गेस्ट से बात करते हैं। अमान, आप कैसे हैं? आज आपका क्या थॉट है इस पे, और हम किस तरह इन टॉपिक्स को कवर करेंगे? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक ठाक हूँ। बस आज हमारे पास जैसे कि थोड़ा लेट वीडियो हो गई तो हमारे पास काफी सारे टॉपिक पाइल अप हो गए। तो आज आहिस्ता आहिस्ता करके सब टॉपिक्स को अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे और बात करेंगे। तो स्टार्ट बिल्कुल, करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो रिसेंट सीरीज चल रही है, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की। पहले वन ऑफ टेस्ट हुआ जो हम्म, इंडिया ने बिल्कुल डोमिनेट कर दिया अफगानिस्तान को। और उसके बाद अभी वनडे बिल्कुल। सीरीज स्टार्ट हुई है, जिसपे हम देख रहे हैं कि बड़ा जबरदस्त फर्स्ट मैच हुआ, जिसमें बारिश हो गई शुरू के मैच के अंदर। और मैच की 50 ओवर्स मैच 25 ओवर्स का हो गया। और बड़ा जबरदस्त हुआ, जिसमें हमने अफगानिस्तान को देखा पहले बैटिंग करते हुए। और एक बड़ी बिलो एवरेज परफॉर्मेंस थी अफगानिस्तान की, बट एक प्लेयर उनका जो रहमानुल्लाह गुरबाज, उनके आर्ग्यूबली देयर बेस्ट बैट्समैन, वो वंस अगेन एक बड़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल गए 200 के स्ट्राइक रेट से, और बिल्कुल डोमिनेट किया उन्होंने। तो अमान, आपका क्या थॉट्स हैं इस पे? क्या आपको लगता है अफगानिस्तान कहाँ पीछे रह गया इस मैच में? जी बिल्कुल, मेरे मुताबिक जो मैच हुआ था ये मेरे पर्सनली ये अफगानिस्तान ने ये मैच बॉटल किया। मतलब मेरे बिल्कुल, मुताबिक ये मैच अफगानिस्तान जीत सकता था, क्योंकि जिस तरीके से जमानुल्लाह गुरबाज ने बैटिंग की है इस बात से क्लियर था कि पिच में कुछ ऐसा खास नहीं है और उनकी बॉलिंग कोई इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं है। उनकी एक बहुत ही एवरेज बॉलिंग लाइनअप थी जिसको अफगानी बैटर्स खेल नहीं सके। मेरे मुताबिक अगर ये 50-60 रन मजीद बोर्ड पर लगा देते तो नो वन नोस कि अफगानिस्तान ये मैच जीत भी जाती। जी बिल्कुल। आई थिंक, मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के जो बैटर्स हैं, उन्होंने बिल्कुल मौका ज़ाया किया, और स्पेशली जो उनके कैप्टन है। ठीक है, शुरू में कोलैप्स हो गया था, 20 पे 3 आउट हो गए थे। ये हो जाता है क्रिकेट में, आपको पता है। कोलैप्स टॉप ऑर्डर पे हो जाता है, सामने से बड़े अच्छे बिल्कुल। बॉलर हरदीप सिंह बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, तो ये हो जी जाता है। जी बट उसके बाद जिस तरह रहमानुल्लाह गुरबाज ने खेला, तो उनको कोई जी सपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आया। हमने जिस तरह देखा, जो उनके कैप्टन है हशमतुल्लाह शहीरी, वो बड़ी, मुझे लगता हम्म, है, एक मीडियोकर सी इनिंग खेल के चले गए। एंड में बिल्कुल बिल्कुल। अज़मतुल्ला उमरज़ाई ने बिल्कुल अच्छा कैमियो खेला, बट उसके अलावा उनको कोई सपोर्ट नहीं मिली गुरबाज को। अगर कोई और खड़ा हो जाता, कोई 150 के स्ट्राइक से खेल जाता, तो आई एम श्योर अफगानिस्तान एक 220 230 प्लस करता, और वो एंड में बड़ा टफ हो सकता था इंडिया के लिए चेस करना। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। अच्छा, शुभमन गिल पे आपकी क्या थॉट्स हैं? वो जिस तरह की इनिंग्स खेली है, कैप्टन नॉक थी। शुरू में रोहित शर्मा भी थे उनके साथ, जो थोड़ा सा रस्टी लगे, एक छक्का उन्होंने भी मारा रोहित शर्मा ने, पर एंड में रन आउट हो गए। लेकिन शुभमन गिल एज अ कैप्टन अब पूरा लीड करके एंड तक लेके गए मैच। कोशिश कर रहे थे 100 करने की, बट केएल राहुल ने जिस तरह आके एंड में तेजी से फिनिश किया, तो उनका 100 रह गया, बट स्टिल ही एज अ कैप्टन ही रिमेन्ड टिल द एंड, और मैच अपना फिनिश किया उन्होंने। जी बिल्कुल, देखिए यही बात होती है कि जब प्लेयर्स अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए ना खेल के और टीम के बेटरमेंट के लिए खेले तो ऑब्वियसली आपको जीत मिलती है। अब यहाँ पे अगर शुभमन गिल चाहते तो ये आराम से अपनी 100 पूरी कर सकते थे, थोड़ा सा कम्युनिकेट करके केएल राहुल के साथ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और मैच को जल्दी फिनिश करने की तरफ ले गए। और मेरे मुताबिक इस इंडियन टीम के अंदर थोड़े बहुत फ्लॉज तो है कि विराट कोहली जैसे जैसे कि हम जानते हैं टीम में नहीं है, तो ईशान किशन नंबर वन डाउन पे बैटिंग कर रहे हैं इनके आजकल। बिल्कुल। एक और मैं बात करना चाहूंगा, जो अफगानिस्तान की बॉलिंग जो थी, इवन तो उनकी जो पिटाई हुई, लेकिन राशिद खान जो, मतलब आर्ग्यूबली वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट स्पिनर्स माने जाते हैं, जिस तरह की पिटाई उनकी की गई, और वो आई थिंक काफी टाइम से ऑफ कलर नजर आए। एक विकेट जरूर ली उन्होंने, बट 5 ओवर में 37 रन देके एक विकेट। तो आपको क्या लग रहा है, राशिद खान की जो बॉलिंग है पिछले 1-2 साल से थोड़ी डाउन जा रही है, तो क्या उनकी जो इंजरी का इसमें एक इम्पैक्ट है, या ओवरऑल आपको लगता है कि बैट्समैन उनको अब इतना बड़ी थ्रेट नहीं समझ रहे आजकल की क्रिकेट एग्जैक्टली यही, अगर आप आज से 3 साल 4 साल पहले चले जाए तो राशिद खान वॉज कंसिडर्ड अ रियली डेंजरस बॉलर। लाइक उनको खेलते हुए बड़े बड़े बैट्समैन घबराते थे। में? लेकिन बिल्कुल, जब से आईपीएल के बाद से जब से राशिद खान को प्लेयर्स ने समझना स्टार्ट कर दिया तब से वो उतने थ्रेटनिंग लग नहीं रहे। जैसा कि आपने कहा कि इंजरी के बाद से उनके थोड़ा सा चेंज ऑफ एक्शन भी आया है, जिसकी वजह से उनकी बॉल में उतना वो डेंजरस पर आ नहीं रहा है। तो बैट्समैन को शायद इजीली पिक कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अब वो उतने थ्रेटनिंग नहीं। बिल्कुल। और एक और जो मुझे इसमें लगता है ना रीजन, वो ये है कि राशिद खान, अगर आप देखें, तो वो बॉल को इतना टर्न नहीं करते हैं।
हल्का-सा उनका बॉल बस जी। डिविएट होता है। जनरली हुँ, वो हुँ। अपनी वेरिएशन पे चलते हैं वो कि यार उनकी वेरिएशन गूगली है, लॉन्ग ऑन है, फ्लिपर बड़ी अच्छी है। मुझे जो लगता है ना आजकल बैट्समैन उनको अब एज़ अ लेग स्पिनर खेलते नहीं है, वो उनको एज़ अ मीडियम पेसर खेलते हैं कि यार ये आएगा तेज़ करेगा, हमने इसको पिक करना है और मारना है। वो उनमें वो लेग स्पिनर वाली ना नेचुरल उनकी नहीं है एबिलिटी। जिस तरह अगर आप देखें आदिल रशीद है, ही इज़ अ ट्रेडिशनल लेग स्पिनर, वो फ्लाइट देते हैं, बहुत स्लो भी करते हैं। लेकिन राशिद खान थोड़ी तेज-तेज फ्लैट-फ्लैट बॉलिंग करते हैं। तो अब मुझे लगता है बैट्समैन उनको ना इतना थ्रेट समझ नहीं है, उनको एज़ अ मीडियम पेसर ही ट्रीट करके उनकी पिटाई कर रहे हैं। अच्छा हम अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा इंडिया की तरफ से एक बॉलर ने अपना डेब्यू भी किया है इसके अंदर गुरनूर बरार के नाम से। ये बड़े एक न्यू प्लेयर हैं क्योंकि इन्होंने आईपीएल में भी कोई मैच नहीं खेला है अभी तक और एक प्योर इंडिया के डोमेस्टिक टैलेंट है ये। तो इनकी बॉलिंग अगर आपने अमान देखी हो, मैंने देखी थी, बड़े अच्छे मुझे लगे, पेस भी है, बड़ी ज़बरदस्त भी बॉलिंग की, 3 विकेटें ली इन्होंने अपने 4.5 ओवर में। तो आपको क्या लगता है कि ये एक न्यू सेंसेशन हो सकते हैं इंडिया के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट जी, में? बिल्कुल। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी गुरनूर बरार का डेब्यू मैच था और डेब्यू के अकॉर्डिंग तो इन्होंने काफी डिसेंट बॉलिंग करी है, 3 विकेटें भी ली है। क्योंकि हम भी जानते हैं कि इंडिया के अंदर बॉलिंग, खासतौर पे फास्ट बॉलिंग का टैलेंट उतना उभर के बाहर आ नहीं रहा। तो जो भी इनको डोमेस्टिक से अच्छे बॉलर मिल रहे, इंडिया को चाहिए कि इनको जल्द से जल्द ग्रूम करे, क्योंकि आने वाले वक्तों में आई फील है कि इंडिया फास्ट बॉलर्स के लिए स्ट्रगल करता हुआ हमें दिखाई देगा। जी बिल्कुल, जिस तरह मोहम्मद शमी इवन दो वो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं बट उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया एज एज फैक्टर बिल्कुल। आई थिंक बिल्कुल, 35 बिल्कुल। 36 एज है उनकी, जिसपे बुमराह भी अराउंड 32 है और इंजरी प्रोन है। बिल्कुल, सिराज भी इवन दो लोग उनको नया समझते हैं पर वो भी 30 प्लस है। तो मिडिल उनका क्लास एज है। टैलेंट इतना आ नहीं रहा और गुड टू सी के वो एक नए टैलेंट को लाए, वो भी डोमेस्टिक से, क्योंकि आजकल आपको पता है जिस तरह बिल्कुल। आईपीएल पीएसएल चल रहा है, ज्यादातर जो हुँ, सेलेक्टर्स है वो लीग की परफॉर्मेंस पे उठा लेते हैं, लेकिन गुड टू सी के बीसीसीआई अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दे रहा है यहाँ पे। एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल। अच्छा अब हम इवन तो अफ़गानिस्तान इंडिया का नेक्स्ट मैच भी है, तो उसपे भी रिव्यू करेंगे बट हम आगे बढ़ना चाहेंगे क्योंकि बहुत टॉपिक्स हैं आज। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अभी जो करंटली जो टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है वुमेन्स का, इंग्लैंड में हो रहा है। तो इसके बहुत मैचेस हो चुके हैं। लेकिन हम पर्सनली इंडिया और पाकिस्तान के मैच पे बात करना चाहेंगे। वंस अगेन अमान एज़ एक्सपेक्टेड पाकिस्तान वुमेन्स टीम को बिल्कुल वन साइडेड मारा गया है यहाँ पे और मेंस हो वुमेन्स हो रिजल्ट एक ही चल रहा है आजकल। जी, बिल्कुल। देखिए, मैच को मैंने तो बॉल बाय बॉल बैठ के देखा था, तो लाइक कोई एक गलती हो तो बंदा बात भी कर रहा है। गलतियों की भरमार थी इस मैच में। अगर जैसे हम स्टार्ट से ही देखें तो पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है और सिमंदी अमनधाना के 2 कैचेस ड्रॉप करे। बिल्कुल। आलिया रियाज की तरफ से भी कैचेस ड्रॉप हुए ठीक-ठाक और उसकी वजह से उन्होंने 68 रन की एक बड़ी पारी भी खेल दी। उसके बाद थोड़ा बहुत उनका कोलैप्स आया, लाइक ऐसा फील हो रहा था कि ये लोग 140 150 से ऊपर नहीं जाएगा टारगेट, लेकिन अरिचा खुशहाली का एंड में जो कैमियो आया 34 ऑफ 17 बॉल्स का, उसने उनके स्कोर को 170 तक ले गए, क्योंकि मेरे मुताबिक नहीं जाना चाहिए था कि पाकिस्तान ने बहुत एवरेज बॉलिंग करी। बिल्कुल, आई थिंक जो फील्डिंग थी, आई थिंक इवन जो कैप्टन हमारी फातिमा सना, जिनको मैं पर्सनली बहुत हाईली रेट करता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त टैलेंट है वो। बट उन्होंने भी कैच ड्रॉप किया, बड़ा आसान कैच था, आई थिंक बिल्कुल एक कैसे हैं स्कूल लेवल कैच जिसे कहते हैं, कि वो ड्रॉप कर दिया और यही आई थिंक हमारी, आप मर्दों की देख लें, औरतों की देख लें, यही चल रहा है कि बड़े मैच में इंडिया के सामने हम इसी तरह की गलती कर देते हैं और अपने हाथ से मैच धो बैठते हैं। लेकिन अगर आप देखिए जो चेज़ हुई पे सेकंड इनिंग्स में, जब पाकिस्तान टीम चेज़ करने आई 171 का टारगेट, तो स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया दोनों ओपनर्स ने, बड़ा डिसेंट स्टार्ट लिया, अच्छे रन रेट से वो खेल रहे थे। लेकिन वही हुआ, ड्रिंक्स ब्रेक हुआ, पता नहीं ऐसी क्या बातचीत हुई उसके अंदर और उसके बाद एक वही टिपिकल जो कोलैप्स होता है। तो मुझे तो पर्सनली, वो जो अभी कुछ महीने पहले 4 महीने पहले जो हमारे मेंस का मैच हुआ है, मुझे तो ये उसी का एक स्क्रिप्ट लगा कि वही 170 अराउंड टारगेट और चेस करने गए और इसी तरह 110 में आई थिंक हमारी मर्दों की टीम कोलैप्स हो गई थी, औरतों ने उससे 4 रन कम करके बिल्कुल पैक हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं खुद, मुझे काफी हैरानी हुई थी कि पावर प्ले में जिस तरह पाकिस्तान को स्टार्ट मिला, लाइक 50 कुछ रन पे खाली एक विकेट थी हमारी पावर प्ले के एंड में, और पावर प्ले के बाद जो वो स्पिन आई है, जैसे कि दीप्ति शर्मा जब स्पिन करने आई है, उन्होंने ऐसा क्या जादू करा बॉल में कि पता नहीं पाकिस्तानी बैट्समैन को समझ ही नहीं आया ये क्या खास बॉलिंग कर रही है। ऊपर से हमारी कैप्टन फातिमा सना का डक पे आउट हुआ, जिनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी।
उस वजह से भी एक हमारा कोलैप्स आया, और जो वही टिपिकल कि स्लो खेल खेल के इतना ज्यादा प्रेशर बन जाना कि फिर सब आके अपनी विकेट खो के चले जाते हैं। बिल्कुल, आई थिंक ये एक, मैं कहता हूँ, सरेंडर था वुमेन्स टीम का। बिल्कुल इस हाँ और जी मैं हाँ। पर्सनली वुमेन्स क्रिकेट को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, बट मैंने जो उनके पिछले 6-8 महीने मैचेस देखे, स्पेशली जो वनडे वर्ल्ड कप भी हुआ था, उसमें भी अगर आपको याद हो जो हमारा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच हुआ था, जिसमें हमने ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही एक कम स्कोर पे उनके 9 विकेटें कर दी थी, लेकिन वही हम लोग बिल्कुल हाँ। वहाँ से भी मैच हार गए थे। तो ये वुमेन्स टीम का भी मैंने देखा है कि वो भी प्रेशर को बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकती हैं। बट स्टिल अगर आपको मैं एक थोड़ा फन स्टैट बताऊं, तो आपको पता है कि हमारी जो वुमेन्स टीम है उन्होंने इंडिया को 2 बार हराया हुआ है वो आईसीसी तो इवेंट्स के निकम्मा अंदर। है ये। और हमारे जो मेन है पाकिस्तान वो मैच नहीं देखा जी। एक दफा ही हरा वो चुके हैं, तो और वो एक भी हमारे बार किंग बाबर आजम की कैप्टनसी में हुआ था ये। उसके बावजूद कभी उसी भी हो नहीं एक सका जीत ये। पे अगले 4 वर्ल्ड कप खेल के भाईजान हमारे जी बिल्कुल। प्लेयर्स अच्छा, उनके। जी, अच्छा, ये जो टूर्नामेंट चल रहा है वुमेन्स वर्ल्ड कप का, इंग्लैंड में हो रहा है, तो इसमें आपको बिसाइड्स ये तो मैच की तो हमने बात कर ली, आपको क्या लग रहा है कि कौन फेवरेट है? क्या इंग्लैंड एज अ होप टीम आपको लग रहा है कि ये टूर्नामेंट जीत पाएगी, या ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जो मुझे सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट टीम लग रही है इसके अंदर? पर्सनली मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो मुझे तो लग रहा है कि जो टीम फाइनल खेलती है मुझे दिख रही है, एक तो वो टीम इंडिया पक्की पक्की है, क्योंकि टीम बिल्कुल, इंडिया की डेफिनेटली। कोर कोर इतनी स्ट्रांग है कि वो फाइनल्स खेलना डिजर्व भी करती है और वो खेलेगी भी। डेफिनेटली। अपार्ट फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम दैट, इंग्लैंड को ऑब्वियसली होम एडवांटेज है। उनकी टीम में काफी अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स है, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ साउथ अफ्रीका काफी कंपेटिटिव खेलते हैं क्रिकेट, तो उनको डेफिनेटली भी आई अब थिंक। बाहर नहीं भेज जी, सकते। इसमें मैं एक टीम का नाम लेना चाहूंगा, वेस्ट इंडीज। जिस तरह वेस्ट इंडीज ने वेस्ट इंडीज वुमेन टीम ने न्यूजीलैंड वुमेन्स को हराया है 2 दिन पहले, तो वो भी बड़ा जबरदस्त मैच हुआ था, 160 प्लस की चेज थी, और वेस्ट इंडीज ने वो कर दी थी। तो कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि वेस्ट इंडीज टीम जो है वो इस वक्त अच्छे फॉर्म में है, अगर वो एक न्यूजीलैंड जैसी क्वालिटी साइड को हरा सकते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वेस्ट इंडीज के भी चांसेस तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही कुछ अगिनी चुनी 3-4 टीम्स ही है जो आपको सेमीफाइनल में सामने आएगी। हमारा तो खैर कोई चांस है नहीं, तो भी बिल्कुल। ऑनेस्ट जो हमें लगा है। बिल्कुल। अच्छा, वेस्ट इंडीज की आप बात कर रहे थे तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। वेस्ट इंडीज की जो मेंस टीम है वो भी इस वक्त अपने सीरीज खेल रही है श्रीलंका के अगेंस्ट। पहले वनडे सीरीज हुई थी जिसमें सिर्फ एक ही मैच हुआ और जो श्रीलंका जीत गया, बाकी दोनों मैच बारिश की नजर हो गए थे। लेकिन उसके बाद अभी रिसेंटली T20 सीरीज भी हुई थी 3 मैचेस की, जो वेस्ट इंडीज जीत गया 2-1। तो ये इसमें भी हम थोड़ा बात करेंगे। पहला मैच जिस तरह वेस्ट इंडीज ने बड़ा इजीली जीता, दूसरा श्रीलंका ने कमबैक किया अंडर द कैप्टनसी ऑफ कुसाल मेंडिस, जो अभी रिसेंटली अपॉइंटेड कैप्टन है श्रीलंका के व्हाइट बॉल में। तो उन्होंने भी बड़ा जबरदस्त कमबैक किया, और फिर थर्ड जो फाइनल डिसाइडर हुआ कल कल रात को, वो वेस्ट इंडीज ले उड़ी, और जेसन होल्डर जो उनकी सीनियर प्लेयर है, वो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं विद द बैट विद द बॉल। तो अमान, आपको क्या लगता है इस सीरीज पे, आपने आपकी क्या नजर थी, या आपने फॉलो किया इस सीरीज को? जी सीरीज को मैंने उतना फॉलो नहीं किया, पर थोड़ा बहुत मैंने फॉलो किया था। उस हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग काफी नेल बाइटर सीरीज रही है ये एंड तक। जैसे पहला मैच वेस्ट इंडीज जीती, दूसरा दूसरा श्रीलंका जीती, और तीसरा फिर वेस्ट इंडीज जीत गई। मेरे मुताबिक जैसे कि ये कंडीशंस भी ऑब्वियसली थोड़ी डिफिकल्ट है फॉर श्रीलंका। आदत नहीं है ऐसी पिचेस पे उतनी खेलने की क्रिकेट, जैसे कि वो अपने यहाँ पे तो डम्बूरा वगैरह में तो उनकी स्पिन ट्रैक्स पे वो लोग ज्यादातर खेलते हैं, तो यहाँ आके जाहिर है थोड़ा बहुत उनको प्रॉब्लम आनी थी खेलने में, लेकिन स्टिल उन्होंने काफी अच्छी फाइट करी और चीज को 2-1 से हारी है। बिल्कुल। इसमें मैं थोड़ी वेस्ट इंडीज की बात करना चाहूंगा। अगर आप वेस्ट इंडीज की टीम को देखें तो काफी स्ट्रगल करते हैं वो काफी टाइम से, बट T20 में आप, मुझे लग रहा है कि पिछले 2-3 महीने से वो थोड़ा बेहतर कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली। एंड में थोड़ा अनफॉर्चुनेट हो गया, जिस तरह वो साउथ अफ्रीका से हार गए, फिर इंडिया से हार गए, बाहर हो गए। बट अभी मुझे लग रहा है कि वो वापस अपने एक पुराने जोन में आ रहे हैं, जिस तरह स्पेशली एक खिलाड़ी की मैं बात करना चाहूंगा, शिमरॉन हेटमायर, जो काफी टाइम से क्रिकेट खेल रहे हैं। 2016 में आए थे नए नए, और लगा था कि यार ये एक टॉप टैलेंट मिल गया है वेस्ट इंडीज को, जो बड़ा लंबा खेलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह आपको पता है, वेस्ट इंडीज की प्लेयर से हो जाता है, लीग्स की वजह से इधर उधर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपना क्रिकेट को थोड़ा वो की डैमेज हो जाती है। बट शिमरॉन हेटमायर अभी भी यंग यंग है, 28-29 ईयर्स के हैं, और अब जिस तरह वो खेल रहे हैं, तो मुझे ये बड़ा जबरदस्त साइन लग रहा है वेस्ट इंडीज के लिए। और इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूंगा डैरेन सैमी को, जिन्होंने शिमरॉन हेटमायर को नंबर 3 पे फिक्स कर दिया है।
T20 के अंदर। पहले वो नंबर 6-7 पे खेलते थे और वो आके बस हिटिंग करते थे, लेकिन अब उन्हें एक प्रॉपर मौका मिल रहा है। और अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें वर्ल्ड कप में और इस सीरीज के अंदर भी, तो वो काफी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, आते हैं अटैक करते हैं। और जब वो जिस दिन वो 20 से ज्यादा बॉलें खेल रहे हैं, उस दिन वो ऑलमोस्ट अपनी टीम को मैच जिता जिता के ले जाते हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कैमरॉन हेटमायर को वेस्ट इंडीज ने उनके ऊपर काफी ज्यादा काम किया है, और मतलब वो अब सामने नजर के आ रहा है कि आप बंदे पे आपने वर्क किया तो वो आपको मैचेस जितवा रहा है। बिल्कुल। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि रॉबिन पावल को मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज ने अभी अभी कैप्टन अपॉइंट किया है T20 आईएस के अंदर। नहीं नहीं, रोहमान पॉवल कैप्टन नहीं है। कैप्टन तो आपको पता है शे होप ही है। रोहमान पॉवल की मैं बात कहूंगा, रोहमान पॉवल ने अभी रिसेंटली ऑल टाइम हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए हैं वो हाँ T20 के हाँ, अंदर। ऑल टाइम वो T20 वो वेस्ट इंडीज के रिकॉर्ड लिए, उन्होंने सही अभी कह रहे निकोलस पूरन को पीछे छोड़ दिया है उन्होंने, जो रिटायर्ड है। बड़ा उनका भी आपको पता ही होगा केस, जो 29 की एज में रिटायरमेंट लेना, ये भी बड़ी अजीब हैं। हाँ बात थी। बिल्कुल, ये तो ना लीग खेलने के चक्कर में इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ देते बिल्कुल प्लेयर्स को। बिल्कुल। ये बातें चलती हैं, बहुत लोग, वो आपको पता, अगर आप फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, तो बहुत लोग ये भी एक कहते हैं ना, रूमर्स फैला रहे हैं कि निकोलस पूरन अब एक बुकी बन चुके हैं, वो फिक्सिंग कर रहे हैं लीग्स में। ये इस टाइप की बातें भी चल रही है मार्केट में। देखिए, जब इंसान लीग्स को इतना प्रेफरेंस देगा, क्योंकि वो दुनिया जहां की हर लीग खेलते हैं बिल्कुल सिवाय पीएसएल के, बिल्कुल तो जब वो इतनी लीग खेलते हैं तो फिर उनको जाहिर है फिर रूमर्स तो फैलेंगे, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को प्रेफरेंस नहीं दी। और जब जिस टाइम पे वेस्ट इंडीज को उनकी नीड थी इन द वर्ल्ड कप इंटरनेशनल क्रिकेट, तब वो लीग खेलने में मसरूफ थे। तो अब जाहिर है लोगों का भी उनके ऊपर गुस्सा है, जो कि मेरे ख्याल में सही है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम इस टॉपिक को अब थोड़ी एंड की तरफ लाएंगे। ये जिस तरह वेस्ट इंडीज श्रीलंका का वनडे भी हुआ, T20, अब टेस्ट भी होने जा रहा है, तो टेस्ट सीरीज भी होगी। आई थिंक 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज है। फिर उसके बाद आपको पता है पाकिस्तान टीम अपनी पहुंच जाएगी, लड़के हमारे टेस्ट खेलने वहां पे। तो वो भी बड़ी जबरदस्त सीरीज होगी जिसको हम कवर करेंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। जिस तरह आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने बात की कि बांग्लादेश ने पहले वनडे दोनों जीते, बड़ी जबरदस्त डोमिनेंस शो की। लेकिन थर्ड मैच जो हुआ इस सीरीज का, वो एक बड़ा जबरदस्त मैच हुआ, नेल बाइटर हुआ, जिसमें बांग्लादेश ने बैटिंग की पहले, एक जबरदस्त डिसेंट, आप कह सकते हैं 270 प्लस का टारगेट दिया। एंड देन द वे कूपर कॉनली, जो ऑस्ट्रेलिया के राइजिंग स्टार है, नेक्स्ट जनरेशन, उन्हें बोला जा रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया के कहते हैं ना पोस्टर बॉय हैं अगले 5-10 साल तक। उन्होंने अपनी, आप कह सकते हैं, एक ऐसी इनिंग खेल दी है जिसमें आप, उन्होंने अपने आप को इंटरनेशनल क्रिकेट में अराइव कर दिया है, इस जबरदस्त इनिंग खेल के एंड तक ले गए। और इतनी यंग एज में, मतलब 22-23 की एज में इतनी मेच्योरिटी दिखाना, ये बड़ी जबरदस्त साइन है। तो अमान, इस पे आपकी क्या थॉट्स हैं? जी बिल्कुल, ये काफी ज्यादा नेल बाइटर मैच हुआ था। मैंने तो ये मैच तक लाइव एंजॉय किया था, एंड द वे कूपर कॉनली बैट वाज आउटस्टैंडिंग। लाइक कूपर कॉनली के अलावा किसी किसी और बैट्समैन ने पिच पे रहने तक की वो रहमत नहीं करी है। जो उनका बेसिक ओपनर का कोलैप्स उनके लास्ट कई सीरीज से होता आ रहा है कि उनके ओपनर्स ज्यादा लंबी पार्टनरशिप लगा नहीं पाते। तो कूपर कॉनली ने जिस तरह मैच को बिल्कुल एंड तक ले गए, मार्नस लबुशैन के साथ थोड़ी सी पार्टनरशिप लगाई, फिर कैमरन के साथ थोड़ी पार्टनरशिप लगाई, इस तरह करते कराते जब वो आखिरी के अराउंड मेरे ख्याल 47 ओवर तक मैच ले गए थे, और कोई 4 या 3 विकेट उनके हाथ में थी, तब बिल्कुल जाके शोरीफुल इस्लाम ने जिस तरीके का वो ओवर कराया है, और उन्होंने एक ओवर में आई गेस 2 या 3 विकेट लेके मैच का रुख बिल्कुल ही बदल दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक, मुझे लगता है शरीफुल इस्लाम जो है वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अंडररेटेड बॉलर्स है, मुझे लगता है, क्योंकि मैं उनको हम्म, काफी टाइम से सही कह देख रहे रहा हैं। हूँ। बड़ी अपनी लिमिट्स में रह के बॉलिंग करते हैं। कोई उनके अंदर ये, मतलब कहते हैं ना, शोबाजी नहीं है कि मैं लेफ्ट आर्मर हूँ, मैं अंदर सही लाऊंगा, है। मैं ये करूंगा वो करूंगा। बड़े सिंपल अपनी बराबर। बॉलिंग करते हैं, अपने एरियाज को हिट करते हैं। उनको पता है कि वो इतने फास्ट नहीं है, तो उसकी लिमिट्स में रहते हैं वो। 130, 128, 135 मैक्स, और उसमें अपनी स्किल को शो करते हैं। तो वो बहुत जबरदस्त बॉलर है। और आई थिंक बांग्लादेश इनको ना सही से यूज भी नहीं कर रहा है आजकल। वो कुछ मैच खेलते हैं फिर बाहर बैठ जाते हैं। तो ये भी बड़े जबरदस्त बॉलर हैं। तो ये आपको सीरीज, क्या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने इसमें थोड़ा बेहतर किया है? बट मुझे पर्सनली लगता है यही है कि ये एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी जिसने ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जिता दिया। वरना ऑस्ट्रेलिया जिस तरह खेल रहा है इस वक्त, तो वो ये सीरीज 3-0 ही हारता, जिस तरह वो हारते आ रहे हैं।
जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी। मतलब अगर आप कह लें कि कूपर को ओनली 50 रन कम करके भी आउट हुआ था, अपनी 100 करके भी आउट हुआ था, तब भी ये मैच बांग्लादेश नहीं जीतना था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन मेरा अकॉर्डिंग कि ऑस्ट्रेलिया को आप इन कंडीशन में उतना अच्छे से जज नहीं कर सकते, क्योंकि एज वी ऑल नो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया एट द एंड ऑफ द डे वर्ल्ड कप्स के अंदर दे कम एज अ डिफरेंट टीम। उनको आप कभी भी बायलैटरल्स की परफॉर्मेंसेस के ऊपर जज नहीं कर सकते। बिल्कुल। और जिनको याद होगा 2021 के अंदर जब ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, तो उसके बिल्कुल 1 महीने पहले ऑस्ट्रेलियन टीम जो है बांग्लादेश गई थी इसी तरह, और वहाँ पे वो बिल्कुल एक्सपोज़ हो गई थी, हार गई थी। तो उसके बावजूद वो वर्ल्ड कप जीत गए थे। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन टीम है उनको इस पे जज नहीं करना चाहिए। वो इन सीरीज़ को अपना एज़ अ टेस्ट लेते हैं कि हमने यहाँ पे अपने आप को टेस्ट करना है, नए प्लेयर्स को मौका देना है। तो वो उनको उनका क्राइटेरिया ये नहीं है। और इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा कि जो T20 सीरीज है इन दोनों टीम्स की, वो भी स्टार्ट होने वाली है परसों से। तो उस पे भी हम थोड़ा बात करेंगे। जिस तरह की सिलेक्शंस की हमने न्यूज देखी है कि मिचेल मार्श जो है, जो इंजर्ड थे, वो वापस आ गए हैं। और एक जो बड़ी जबरदस्त खबर है वो है कि उनके एक प्लेयर हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन वो किसी इंडियन बैकग्राउंड के हैं आई थिंक, जो बिग बैश में खेलते हैं। वो अपना जी डेब्यू बिल्कुल करना बिल्कुल। जा रहे हैं। उनका नाम आई गेस है, एक सेकेंड। आई थिंक वो होबार्ट होबार्ट हरिकेन्स के लिए खेलते हैं वो। निखिल निखिल चौधरी, निखिल चौधरी नाम है उनका। हाँ, निखिल चौधरी, या निखिल सही। चौधरी, बिल्कुल। ये अपना डेब्यू करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। अभी आई थिंक इनकी जो स्टेटस है वो यही है कि ये इंडियन है अभी भी, इंडियन सिटीजनशिप है इनकी। बट समहाउ आई थिंक इनको ऑस्ट्रेलिया की सिलेक्शन के लिए क्वालिफाई कर दिया गया और ये अपना डेब्यू करेंगे। तो बड़ी जबरदस्त ये न्यूज है कि ऐसा प्लेयर डेब्यू करने जा रहा है। और इसका आई थिंक ये एक और चीज भी है कि ऑस्ट्रेलिया में टैलेंट की बहुत कमी है। क्योंकि इस तरह वो अगर एक कहीं ना कहीं फॉरेन प्लेयर को पिक कर रहे हैं अपनी टीम में, तो ये एक बड़ा कंसर्निंग चीज भी है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए। जी जी। और एक और बात ये T20 सीरीज जो है वो आई गेस वनडे सीरीज से थोड़ी सी मुख्तलिफ होने जा रही है, क्योंकि T20 के स्पॉट में जैसे कि मैं देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के पास थोड़े अच्छे प्लेयर्स है। जैसे कि मेरे सामने स्पेंसर जॉनसन का नाम आ रहा है, जॉश फिलिपी का नाम आ रहा है। ये वो प्लेयर्स है जो कि T20 क्रिकेट बहुत ज्यादा खेलते हैं। तो इनका आई बिल्कुल। गेस इनके टीम में आने से ऑस्ट्रेलिया टीम थोड़ी मोर बैलेंस होती हुई नजर आई थी। डेफिनेटली। और ये जो प्लेयर्स हैं, अगर आप देखें, जेवियर बार्टलेट हो गए, कूपर कॉनली हो गए, ये भी पंजाब की टीम में भी थे आईपीएल में, तो ये वहां से भी अपना फॉर्म कैरी कर रहे होंगे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि T20 में ऑस्ट्रेलिया बेहतर करे। और बांग्लादेश की जब बात है, मुझे लगता है T20 क्रिकेट जो है ना, बांग्लादेश का वीकेस्ट फॉर्मेट मुझे लगता है, क्योंकि उनके पास ना वो एक्सप्लोसिव बैट्समैन नहीं है जो उनको T20 में जिता सके। वनडे हमेशा से आप देखिए बांग्लादेश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट रहा है। जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं वनडे वर्ल्ड कप्स में, आप देखें वो हमेशा बेहतर करते हैं कंपेयर टू T20 वर्ल्ड कप्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। चलिए अब आई गेस आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक हमारा बहुत जबरदस्त टॉपिक है। जिस तरह की स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी ने, कि आपके सामने है कि some players play for themselves rather than for the country and such attitudes have harmed the team's progress। तो अमान, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है ये जो स्टेटमेंट है, ये किसके अगेंस्ट है? किस प्लेयर्स को यहाँ टारगेट करने की कोशिश हो रही है? देखिए ये बात मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि ये किन प्लेयर्स को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। ये उसी साजिशी टोले की बात हो रही है जो पिछले 4 साल से पाकिस्तान टीम के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए, और उन्होंने पाकिस्तान टीम की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं दिया पाकिस्तान टीम। जी वो बिल्कुल। वर्ल्ड आई कप थिंक से लेकर एशिया कप हो, हमने हर जगह से जलालत का मुकद्दर ही बनाया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये वही आप कह सकते हैं 6 7 8 प्लेयर्स का जो आप ग्रुप है, उनको ही टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि जो यंग प्लेयर्स हैं उन पे तो आई थिंक ऐसी चेयरमैन बात नहीं कर सकते। बट आपको नहीं बिल्कुल लगता सही ये है जी। ऐसी ऐसी स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम द चेयरमैन, थोड़ी सी ये एक हार्श चीज है, या ये थोड़ी सी आप कह सकते हैं थोड़ी राइट विंग टाइप, थोड़ी एक्सट्रीमिस्ट बात है कि अगर आपका क्रिकेट बोर्ड का जो लीडर है वो ऐसी बात कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं प्लेयर्स के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है इस बात का। जी बिल्कुल। ऑब्वियसली ये तो बात है कि प्लेयर्स के ऊपर एक नेगेटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आएगा कि पीसीबी बोर्ड का चेयरमैन जो कि सबसे हाई पोजीशन है वो बंदा ऐसी बात कर रहा है। और देखिए ऑब्वियसली हम यहाँ बैठ के प्लेयर्स का नाम तो नहीं लेंगे कि इन्होंने किन प्लेयर्स की बात करी। ऑब्वियसली दैट्स नॉट वो सबको पता एथिकली है। गुड।
देखिए, बात बता, वो तो आई नो कि सबको पता है कौन प्लेयर है वो, लेकिन स्टिल इतनी हार्श स्टेटमेंट देने के पीछे कुछ ना कुछ वजह तो होगी। डेफिनेटली। अच्छा, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जो आज हुआ है लाहौर में, जिस तरह माइक हसन, आकिब जावेद और उनके साथ मोहसिन नकवी सब एक साथ बैठ के उन्होंने एक, कह सकते हैं, बड़ी एक्सप्लोसिव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मीडिया से सवाल भी लिए। तो इसमें बड़ी अजीब चीजें और थोड़ी एक हेडलाइन सामने आई है, जिस तरह की जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पाकिस्तान ने अपनी चेंजेस लाए, स्ट्रक्चरल चेंजेस अनाउंस किए। कि पहले आप देखते थे कि एक बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस किए जाते थे, ए प्लस कैटेगरी, ए कैटेगरी, बी और सी और इस तरह। लेकिन अब ये जो नया सामने आया है मामला कि ट्रैक ए बी बी सी, तो ये एक बड़े नया डायरेक्शन है। कि जिस तरह अमान आप देख सकते हैं कि ट्रैक ए सिर्फ उनको दिया जाएगा जो टेस्ट के प्लेयर्स हैं, और इसमें ये भी है कि टेस्ट क्रिकेटर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें उनको ज्यादा पैसे दिए जाएंगे, ताकि टेस्ट क्रिकेट को प्लेयर्स इंपॉर्टेंस दें और लीग क्रिकेट से पीछे उनकी जो प्रेफरेंस है वो हट जाए और टेस्ट पे फोकस करें। तो ये आपको कैसा फैसला लग रहा है पीसीबी का? जी, मेरे अकॉर्डिंग ये पीसीबी का पहला थोड़ा अच्छा मुझे इनिशिएटिव लगा, क्योंकि जिस पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट जिस मुकाम पे आ गई है, उस मुकाम में आने में कुछ हद तक हिस्सा इस बात का भी है कि पाकिस्तान की जो रेड बॉल के प्लेयर्स है उनका फोकस रेड बॉल पे है ही नहीं। वो दुनिया जहाँ की उनको लीग खेलनी है, T20 खेलना है, पैसा कमाना है ऑब्वियसली। तो इस डिसीजन से एटलीस्ट पाकिस्तान की रेड बॉल के अंदर थोड़ी बहुत बेहतरी आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बिल्कुल आनी चाहिए। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि अगर पीसीबी को कुछ सही में करना है ना, तो ठीक है, ये उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया कि इंसेंटिवाइज किया है टेस्ट क्रिकेट को, पैसे पैसे के थ्रू, जी, पर्क्स के थ्रू। बट बिल्कुल। इसके ये इससे काम नहीं होने वाला है। आपको अगर बेहतर होना है ना, तो आपको टेस्ट क्रिकेट की जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अभी आप एक मैच खेलते हैं जी, तो बिल्कुल एक सही कह रहे में हैं। बहुत हुआ, तीन खेल लिए, अब तीन भी आई थिंक बहुत टाइम हो गया कि पाकिस्तान टीम ने कोई 3 मैच टेस्ट सीरीज खेली हो। अभी वो खेलने वाले इंग्लैंड में, लेकिन उसके बावजूद अभी होप में आपकी टेस्ट सीरीज हुई साउथ अफ्रीका के खिलाफ, दो दो की। इवन तो उसमें तीन होने चाहिए थे क्योंकि 1-1 हो गया था, तो अगर थर्ड होता तो हम देखते हैं कि कौन जीतता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट को करना ठीक है, अच्छी बात है। बट आपको सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट बढ़ानी है अपनी। बेशक आप बड़ी टीमों से ना खेलें इतना, लेकिन जो मिड टीयर टीम है, जिस तरह श्रीलंका हो गई, या इवन जो आप कह सकते हैं बांग्लादेश हो गई, इनसे आप एटलीस्ट 3 टेस्ट की सीरीज खेलें। मैं आपकी इस बात से बहुत एग्री करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो एफटीपी होती है, लाइक वो समझ से बाहर है कि वो कौन लोग हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट को जब आपका बोर्ड ही फोकस नहीं देगा तो उसमें आपको कैसे मिलेगी परफॉर्मेंस। अब देखिए, आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान दो दो मैच की टेस्ट सीरीज खेलता है। लाइक दो मैच तो किसी टीम को वहां पहुंच के कंडीशन समझने में टाइम लग डेफिनेटली। जाता है कि बिल्कुल। कंडीशन परफॉर्म किस तरह करती है। और जो आप इंग्लैंड वाली बात कर रहे हैं कि 3 मैच की टेस्ट सीरीज है, उसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। इंग्लैंड खेलता ही 5 मैचों की सीरीज है, वो तो हमारे लिए उन्होंने 3 मैचों की सीरीज खेली। बिल्कुल। अच्छा, मैं अब आगे बढ़ना चाहूंगा। ये जो लेफ्ट पे आप देख रहे हैं स्टेटमेंट कि 85% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिसीजंस टेकन अवे फ्रॉम ह्यूमंस टुवर्ड्स डेटा, तो ये जो चीज है, ये दिस इज द लास्ट थिंग दैट यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द पीसीबी। क्योंकि पीसीबी की जो रेपुटेशन है वो ये है कि बड़ा एक पुराना स्टाइल का इदारा है, लेट बैक इदारा है, पुराने लोग चला रहे हैं, इतना ज्यादा अप टू डेट नहीं है आजकल की दुनिया से। तो अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं तो मेरे लिए ये पर्सनली बहुत एक हैरान करने वाली बात है कि पीसीबी इतना ज्यादा बिलीव कर रहा है डेटा में। बट वंस अगेन जो मेरी कंसर्न है वो यही है कि जो पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो तो एक लीडरशिप के आदमी है, आपको पता है, इंटीरियर मिनिस्टर भी है। तो वो मुझे ही लगता कि इतना ज्यादा डीप जाते होंगे चीजों में, वो ऊपर ऊपर से ही देखते होंगे मामला और अपना फैसला करते होंगे। तो ये चीज देखनी होगी कि जो लोग उनके साथ हैं, जो उनको ये सब बता रहे हैं, क्या वो क्रेडिबल है? ये चीज हमें एज अ एनालिस्ट या एज अ फैन अपना सवाल उठाना है कि अगर जो लोग उनको मशवरे दे रहे हैं, अगर वो खुद ही साजिशी है या वो खुद ही किसी एजेंडा पर है, तो फिर आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर वो लोग ही उन्हीं प्लेयर्स का डेटा दे रहे हैं जिनको वो खिलाना चाहते हैं, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो आप आपका क्या इस पे ओपिनियन है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे पीसीबी चेयरमैन के पास इतनी ज्यादा मतलब उनके पास वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है और भी 50-60 उनके काम है, तो उनके पास टाइम बिल्कुल। कम है कि वो पीसीबी को संभाल सके। तो जिस वजह से उन्होंने कुछ लोग अपॉइंट किए हुए, जिसमें से सबसे ऊपर जो नाम आता है वो डायरेक्टर ऑफ पीसीबी आकिब जावेद साहब का आता है।
बिल्कुल, और जिनका सबसे बड़ा हाथ है पाकिस्तान टीम की बर्बादी के अंदर, जो हम सब जानते हैं कि आकिब जावेद साहब के फैसले जो है वो मतलब समझ से बाहर है कि जो कंडीशंस डिमांड कर रही होगी, जो वेन्यू डिमांड कर रहा होगा, जो टूर्नामेंट डिमांड कर रहा होगा, बिल्कुल उसके ऑपोजिट जाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में आपका टूर्नामेंट स्पिन विकेट पे हो रहा है, आपने खाली एक स्पिनर भेजा हुआ है अपना। बिल्कुल। मतलब बिल्कुल ही बेकार फैसले, बिल्कुल ही आप नालायक फैसले करते हो, और फिर एंड में खिलाते किसको है? अपने वही कलंदरी डुओ को और बिल्कुल, अपने वहां के प्लेयर्स को। देखिए अमान, अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मुझे लगता है कि ये जो इस्तेमाल किए गए यहाँ पे डेटा, ये सब एक बज़वर्ड्स हैं। क्योंकि जो अगर आप डेटा को सही से समझते हैं ना, तो आपको ये भी पता होगा कि डेटा इजीली मैनिपुलेट हो सकता है। आप अपना एजेंडा, अपना हम्म, नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए डेटा को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक प्लेयर है जो एक पर्ची पे है, तो आप उसका डेटा को लेके थोड़ा-सा आगे-पीछे करके चीज़ों को फ़िल्टर करके आप दिखा सकते हैं कि यार ये तो बड़ा अच्छा प्लेयर है, और उसको सेलेक्ट करवा सकते हैं। तो मैं पर्सनली इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ इस चीज़ का। ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है मेरिट। और मेरिट के साथ मतलब कि जो जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उसकी आप कैपेबिलिटी को देखें। ये मत देखें कि क्या उसका डेटा कैसा है। तो ये चीज़ भी देखी होगी आपने, सही कहा, आकिब जावेद जो हैं, ठीक है, उनकी सर्विसेज़ भी हैं पाकिस्तान के लिए, बट वो कहीं न कहीं एक बायस रखते हैं। लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स को वो ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं, और कहीं न कहीं आपने देखा है जिस तरह कामरान गुलाम के साथ उन्होंने किया, उसको लाए टीम में, उसने परफ़ॉर्म किया, फिर उसको एकदम गायब कर दिया। और अभी मैंने ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेटेस्ट सुनी आकिब जावेद की, जिसमें उनसे सवाल भी हुआ कामरान गुलाम के में। तो उसमें उन्होंने एक बड़ा अजीब सा जवाब दिया, जिसमें वो कह रहे थे कि कुछ प्लेयर्स होते हैं वो सही से बैठ नहीं पाते टीम में, सही से उनका माहौल में इस तरह की बड़ी अजीब बात कर गए वो। तो मुझे पर्सनली ऐसी जो स्टेटमेंट्स है वो समझ नहीं आती है, और इट क्लियरली क्लियरली शोज के एक बहुत बायसनेस है कुछ प्लेयर्स के अगेंस्ट। बिल्कुल। कामरान गुलाम का नाम सामने आते हैं तो मतलब बंदे का दिमाग खराब हो जाए कि एक प्लेयर जिसने आपको ऑन टेस्ट डेब्यू 100 मार के दिखा दी, उसने अपने वनडे में 100 मार दिया, आपने उसको नंबर 6 पे फेंक दिया, उसने वहां पे 23 कर दिया। लाइक बिल्कुल। बंदा और आगे आपके लिए क्या करे? और उस पे उसकी फील्डिंग के बहाने बनाना है कि इसकी फील्डिंग का इशू है, इसके ये मसले, मतलब वो मसले, मतलब इनको जिस प्लेयर को बाहर निकालना होता है उसके 100 मसले निकल के आ गए उसको बिल्कुल। बाहर करने के लिए, तो जी बिल्कुल अभी उसने बाहर कर। जी अभी तो मैं कुछ दिनों पहले लाइव शो देख रहा था जियो जियो स्पोर्ट्स पे, जिसपे हमारे एक आई थिंक जर्नलिस्ट है, शायद जाहिया हुसैनी या कोई, जिन्होंने एक बड़ी अजीब बात की कि एक हमारे प्लेयर है, उनका नाम नहीं लिया प्लेयर का, बट ये कहा गया कि उस प्लेयर ने ड्रेसिंग रूम में आके अपनी खबर दी कि उसका एक कोई बच्चा हुआ है शायद, और उस प्लेयर को शायद इंग्लिश नहीं आती थी, तो उसने उर्दू में ये सब बातें की। तो जब माइक हैसन ने पूछा कि यार ये क्यों इतना खुश है, तो जो जिस प्लेयर ने उसकी ट्रांसलेशन दी है, कोच ने, उसने ये कह दिया कि ये प्लेयर जो है ये खेलने के लिए तैयार नहीं है, इसको रेस्ट दे दो। तो इसकी बेस पे उस प्लेयर को ड्रॉप कर दिया। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये शायद हसन नवाज थे जिनके साथ ये हुआ, जिन्होंने ड्रेसिंग रूम में अपनी खुशखबरी शेयर की, और उनकी किसी और प्लेयर ने गलत बात करके उसको टीम से ही हटा दिया। तो सोचिए इस लेवल पे अगर चीजें हो रही हैं हमारी टीम में, तो आप अल्लाह ही हाफिज है फिर। मतलब लाइक अब मुझे तो आइडिया नहीं है इस बारे में, आपने बताया तो शायद ऐसा हो, क्योंकि मुझे याद है जब हमारी वेस्ट इंडीज नहीं, हमारी जब पाकिस्तान में वनडे सीरीज थी और हसन नवाज को स्पॉट से ड्रॉप किया गया था, तब शाहीन ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बहाना दिया था कि उसका बेबी हुआ है, तो इसलिए अभी उसको स्पॉट से वो किया है, बाहर निकाला है। बिल्कुल, ये केस बिल्कुल यही है। मैं आपको वीडियो भी सेंड कर चुका हूँ, उसमें यही बात चल रही थी। याहिया हुसैनी ने लाइव शो था, सिकंदर बग भी थे, अहमद शहजाद भी थे, जिसमें ये हुआ है। तो उसमें यही हुआ था कि आई थिंक हसन नवाज पर ही चल रहा था। तो ये माइंडसेट आपको शो करता है कि किस किस्म के अनप्रोफेशनल लोग हमारी क्रिकेट को चला रहे हैं। और बड़ा एग्जैक्टली, अफसोस होता है देख एग्जैक्टली। के कि किसी को निकालना है तो कुछ भी आप दुनिया का रीजन बना के उसको निकाल सकते हैं, और जिसको खिलाना है तो उसको आप मतलब हजारों रीजन ढूंढ के उसकी सेटिंग बना सकते हैं। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल। अच्छा, अब हम अपने शो को थोड़ी एंड की तरफ लाएंगे। हमने आज बड़े जबरदस्त टॉपिक्स पे बात की, मैचेस पे बात की, और फिर पीसीबी की जो लेटेस्ट खबर है उस पर बात की। और अमान, मैं आपसे क्लोजिंग स्टेटमेंट लेना चाहूंगा, आपके क्या थॉट्स थे आज के शो पे? जी, मेरे थॉट्स बस यही थे कि पाकिस्तान ये T20 वर्ल्ड कप हमारे वुमेन्स के, अब पाकिस्तान और आगे किस तरीके से अप्रोच करता है, किस तरीके से अपने बाकी गेम्स को लेके खेलता है,
और अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा पीसीबी का आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अब देखते हैं जो बेहतर हो, लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है कि जब तक आकिब जावेद का को पीसीबी से दूर नहीं किया जाएगा तब तक पाकिस्तान टीम का बेहतर होना बहुत डिफिकल्ट है। बिल्कुल, मुझे भी ये लगता है। ये भी बातें चल रही है यूनिस खान को लाने की, यूनिस खान टेस्ट कोच, बट ये आई थिंक अभी तक इस पे कोई कंफर्मेशन नहीं है। अच्छा, अब अपने शो को एंड करेंगे। थैंक यू, आज आप लोगों ने देखा। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सपोर्ट करें। मैंने बिल्कुल देखा कि जो हमारी रिसेंट वीडियो थी केन विलियमसन के ट्रिब्यूट पे, उस पे काफी अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो अभी हम यही चाहेंगे कि और लोग देखें, चैनल को सपोर्ट करें। हम इसी तरह आपके लिए अच्छा एनालिसिस लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।